अमीर, और काम का राजा यही है अपना। थोड़ा टाइम पीरियड लिखना है इसका, देखना क्या टाइम पीरियड था। 1282 से 1301। हमीर के लिए कहा जाता है कि हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? लास्ट वाले को छोड़ के सारे जीत गया। तो 17 में से कितने युद्धों का विजेता था? लिखो, यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। He was victor of 16 battles out of 17. He was victor of 16 battles out of 17. यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। यह 17 में से 16 युद्धों का विजेता था। He was victor of 16 battles out of 17. अपने आसपास के कई राजाओं को हराया। तो कौन कौन से राजाओं को हराया? दो चार के नाम लिखें। लिखो तो इसमें एक लाइन लिखो, इसने कई राजाओं को हराया। He defeated many kings. इसने कई राजाओं को हराया। He defeated many kings. जैसे लाइक, अब नाम लिख लेते हैं दो तीन के। समर सिंह चित्तौड़ का राजा था। समर सिंह, इसको हराया। आबू का राजा था प्रताप सिंह, इसको हराता है। मध्य प्रदेश में धारा नगरी पड़ती थी, वहां का राजा था भोज परमार सेकंड, इसको हराया। यूपी साइड में अपने को जगह पड़ती थी भीमरस, वहां पे राजा था अर्जुन। धार एमपी में जगह पड़ती है ना, धार के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम। जब परमार पढ़ेंगे तब धार के बारे में पढ़ेंगे। धारा नगरी एमपी मध्य प्रदेश में, मालवा के अंदर जगह है, उज्जैन के पास में। भीमरस इधर यूपी साइड में जगह थी। तो भीमरस का राजा तो कौन है? अर्जुन। धारा नगरी का राजा कौन है? भोज परमार सेकंड। अपने आबू का राजा प्रताप सिंह, और चित्तौड़ का राजा, इन सबको किसने हराया? अमीर। कुल मिला के अपने आस पड़ोस वालों को तो उसने किसी को बख्शा नहीं, सबको हरा दिया। इन दिनों में दिल्ली में सुल्तान हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पे 2 अटैक कर देता है। कितने अटैक कर देता है? कितने अटैक किए उसने? 2 अटैक कर दिए। पहले आया वो 1290 में, फिर आया था 1292 में। कब कब 2 अटैक किए उसने? 1290 और 1292। पहले 1290 में उसने अटैक किया। अब अपना किला बहुत ऊंचा था। अपने मध्यकाल की ज्यादातर लड़ाइयां किलों के अंदर है। और आप कोई किला देख लो अपने राजस्थान के, सारे बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए, पहाड़ों के ऊपर बने हुए, चढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं है। कोई कहते कि 100 आदमी एक साथ इस पे चढ़ा दो, नहीं चढ़ाए जा सकते आपको, है ना। बहुत दुर्गम से रास्ते हुआ करते थे। और रणथंभौर का किला जंगल में और है, जंगल के अंदर है, पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, उस प्रकार का किला रणथंभौर का किला। तो बेचारे जलालुद्दीन आया कई दिन तक, उसे लगा यार नीचे से मैं तोड़ दूंगा दीवार, हथियारों की मारूंगा, दीवार टूट जाएगी, अंदर घुस जाऊंगा। दीवार टूटी नहीं। तो उसने कहा चलते हैं यार, चलते हैं, अगली बार देखेंगे अपने। अगली बार सैनिकों का इस बार पक्का तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इस बार पक्का चलते हैं। इस बार वापस आए, कई दिन फिर बाहर बैठे रहे। और अपने वालों के लिए ठीक काम था कि अंदर ही तो बैठे रहना है। अनाज पानी का स्टॉक किया, अंदर बैठ गए, तोड़ बाहर से, जितना तोड़ सकता होता तोड़, देखते हैं कितना तोड़ लेगा। तो अब बेचारा जलालुद्दीन कई दिनों तक फिर ट्राई करता है, फिर नहीं टूटा। उल्टा जो ऊपर बैठा है वो हमेशा फायदे में होगा। ऊपर बैठे वाला ऊपर से बाटा मार देगा ना, तो नीचे 10 मर जाएंगे आप। तो यार वो तो बड़े बड़े पत्थर भी मारेंगे तो भी मरेंगे यार आपके मिनट। तो आग लगा के फेंक देंगे नीचे तो आपके नुकसान हो जाएगा। तो जलालुद्दीन बेचारा तंग आ गया। पर अब जलालुद्दीन कह के लाया था सबको कि इस बार बिना तोड़े वापस तो नहीं आएंगे। तो यार वापस कैसे जाए? पर एक दिन फिर उसने कहा लो चलते हैं, पैकिंग बाई पैकिंग, पैकअप करो, दिल्ली वापस चलते हैं। सैनिकों ने कहा नहीं सर, पर इस बार तो आपने कहा था ना कि नहीं तोड़ के आएंगे, तो अपने यहां रुकते हैं। उसने कहा नहीं, ऐसे 10 किले मेरे हाथ से भले निकल जाए, लेकिन मेरे लिए मेरे एक एक मुस्लिम सिपाही का पाल ज्यादा कीमती है। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के पाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा था उसने? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के, किसने कहा? कौन से किले के बारे में? ये भले ही ऐसे 10 किले मेरे हाथ में आए या नहीं आए, लेकिन मेरे फौजी मर रहे हैं। और फौजी की जिंदगी छोड़ो, मेरे लिए तो मेरे मुसलमान सिपाही का बाल भी ज्यादा कीमती है। सैनिकों ने मन ही मन का असर हम समझ गए, अंगूर खट्टे हैं कि नहीं जीता जा रहा, इसलिए बातें आ रही है आपको। तो लिखो, सब पढ़ेंगे, किला पढ़ेंगे, तब क्यों चिंता कर रहा है? चित्र बना दूंगा मैं सुरुंग का पूरा। तो लिखो जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था।
रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन रणथंभोर। रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन रणथंभोर। रणथंभोर पर 2 बार आक्रमण किया था। अटैक 2 टाइम्स ऑन रणथंभोर। फर्स्ट टाइम लिख लो 1290 तथा 1292। याद मत करना भले सन, पर लिखे हुए होंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। 2 सन है तो कितनी बार अटैक हुआ है? 2 बार। 1290 और 1292, 1290 और 1292। लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लाइन चेंज करके लिखो, इन्वर्टेड कॉमा लिखना आगे। पहले एक सेंटेंस लिखो, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखना। जलालुद्दीन अपनी विफलता के बाद, आफ्टर फेलियर, अपनी विफलता के बाद, आफ्टर फेलियर, अपनी विफलता के बाद, आफ्टर फेलियर, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट। अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना। जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फूड्स, आई डोंट कंसिडर सच 10 फूड्स। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। I don't consider such 10 foods equal to single hair of a Muslim, equal to single hair of a Muslim। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। I don't consider such 10 foods equal to single hair of a Muslim। क्या कहता है सेंटेंस? याद करो देखे। 10 किलों को मुसलमान के 3 सवाल बनते हैं। कोई पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है? कोई पूछेगा ये स्टेटमेंट कौन से किले के बारे में कहा? कोई पूछेगा ये स्टेटमेंट कौन से राजा के खिलाफ विफलता के बाद कहा गया? अमीर है ना। जलालुद्दीन अमीर की लड़ाई है। जलालुद्दीन 2 बार हारता है या 2 बार सफल नहीं होता है। कौन सा किले को जीतने में? रणथंभोर। तो उसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। अच्छा, ये जब लड़ाइयां हुई थी, जब वो आया था इधर, तो उसके साथ में एक राइटर था, अमीर खुसरो। एक राइटर कौन था? अमीर खुसरो। दिल्ली का बहुत अच्छा राइटर हुआ है। और अमीर खुसरो ने ये सारी बातें लिखी है अपनी किताब के अंदर। और अमीर खुसरो ने अपनी जिस बुक में ये बातें लिखी है, उस बुक का नाम है मिफ्ताहुल फुतूह है। फारसी की एक बुक है, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन करती है। और उस बुक का नाम क्या? बोलो देखे, मिफ्ताहुल फुतूह है। बोलो देखे, दोबारा बोलो, क्या नाम है? किसकी बुक है? किसके हमलों का वर्णन करती है? जलालुद्दीन खिलजी। किसके हमलों का? जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जो आक्रमण किए थे उनका वर्णन करने वाली किताब। किताब कौन सी है? किसकी किताब है? भाई बात सुन। तो कोई पूछे कि भाई इस आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है, तो किसकी किताब? लिखो। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण की जानकारी दी है। अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। लिख लो अमीर खुसरो की पुस्तक और बॉक्स में बंद कर लो, मिफ्ताहुल फुतूह है। क्या नाम बुक का बताओ देखे? मिफ्ताहुल फुतूह है। बोलो देखे, 2-3 बार बोल के देखो। मिफ्ताहुल फुतूह है। किसकी बुक है? हसन निजामी की बुक, ताज उल मासिर। क्या नाम दोबारा बोलो? ताज उल मासिर का राइटर। अमीर खुसरो की बुक मिफ्ताहुल फुतूह का राइटर। फारसी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उनको जोर जोर से बोल के देखा जाए, मनी मनी में नहीं, पूरा हसन निजामी, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिफ्ताहुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह। लगातार हसन निजामी, ताजुल मासिर, हसन निजामी, ताजुल मासिर। 3-4 बार बोलो, जीप पे टक जाएगी। तो ये हो सकता है कि आप 3-4 बार बोलोगे तो फिर आज के 3-4 महीने बाद में, जैसे आपको हसन निजामी, आपको ताजुल मासिर, कोई ताजुल मासिर, आपको हसन निजामी। आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों में आदमी कौन और किताब कौन सी है। पर हसन निजामी कहते आपके क्या दिमाग में आएगा? ताजुल मासिर। और ताजुल मासिर कहते क्या आएगा? पर आप ये सोच रहे हो हसन निजामी किताब है, आदमी है, क्या है? तो वो लफड़ा जरूर हो सकता है। देखो, पर वो लफड़ा हो तो हो, अपने को ये कभी क्वेश्चन आएगा नहीं कि हसन निजामी का सचित्र वर्णन कीजिए, और आपने किताब की जगह आदमी बना दिया, लफड़ा हो जाएगा। अपने को पूछेंगे हसन निजामी किताब बताओ, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर का राइटर बताओ, या पूछेंगे मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हसन निजामी, अपने को बता आगे क्या करना है? ताजुल मासिर। जलालुद्दीन तो 2 बार हार के चला गया। जलालुद्दीन के बाद में यहाँ पे राजा बना अलाउद्दीन खिलजी। कौन बना? उसने बाद में कहा कि दादा का, बाप का, सबका बदला लेगा ना तरफ फैजल। तो लिखो 1301 में अलाउद्दीन अटैक करता है इधर। लिखो 1301 ईस्वी में, इन 1301 AD,
1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। किसने अटैक किया? अलाउद्दीन। कब अटैक किया? 1301 के नीचे अंडरलाइन करो, ये कोई पूछने वाली सी बात है। तो किसने किया अटैक आपका? अलाउद्दीन। कब किया? ऐसा उसने क्यों किया, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। लिखो आक्रमण के कारण, इतना ही लिखा था। लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक, क्या कारण थे, क्यों अटैक किया उसने। अच्छा, अब की बार हमीर तो अपने घर में ही बैठा हुआ है, अटैक आगे कौन कर रहा है? इसका मतलब अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का। अलाउद्दीन सल्तनत के राजाओं में, दिल्ली के राजाओं में वह पहला राजा था जो दक्षिण भारत भी चला गया था। कहां चला गया था? विंध्याचल पर्वतमाला को क्रॉस करके साउथ इंडिया में किसी ने हमले किए थे, वो राजा कौन था? अलाउद्दीन। तो साम्राज्यवादी राजा तो था ही, तो दिल्ली के ठीक नाक के नीचे रणथंभौर पड़ा था, इसको क्यों छोड़ेगा वो आदमी? तो लिखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज टेरिटरी, वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था। अपने राजस्थान क्या सॉरी इंडिया में, उत्तर भारत में दो जगह थी जहां पर हर कोई कब्जा करना चाहता था। मैंने कई बार बताई है बीच में आप, एक तो गुजरात और एक मालवा। कौन कौन सी दो जगह थी? गुजरात और, कि मतलब आपको यदि गुजरात और मालवा पे आपको कब्जा, तो आपको खूब सारे रुपए मिल जाएंगे, और जिसके पास में ज्यादा रुपए होंगे वो उतना ही बड़ा राजा, और जितना बड़ा राजा उसके पास उतनी बड़ी सेना, और जितनी बड़ी सेना उतना ही साम्राज्य का और भी। पर आपको दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा आने के लिए बीच में राजस्थान से होकर जाना पड़ता था। दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा का रास्ता कहां से होकर निकलता? उसमें बेसिकली अपने दो बड़े किले इसके बीच में आते थे, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। कौन कौन से दो किले आते थे? चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। इसलिए दिल्ली का हर राजा चाहता कि वो इन दो किलों पे कब्जा कर ले, ताकि दिल्ली से मालवा जाना और दिल्ली से गुजरात जाना सरल हो जाए उसके लिए ना, बीच के अंदर उसके सेंटर पॉइंट रहेगा कोई ना कोई। तो रणथंभौर दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात के व्यापारिक मार्ग पे था। कैसे मार्ग पे था? और यदि दिल्ली से मालवा का व्यापार करना है, दिल्ली से गुजरात का व्यापार करना, तो आपको दो किले जीतने पड़ेंगे। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। फिर मान लो आप गुजरात से जब दिल्ली जा रहे हो तो बीच के अंदर आपके रणथंभौर और चित्तौड़ आते रहेंगे, ताकि आपका ये रास्ता निर्बाध रहेगा, रास्ते को रोकने वाला कोई भी आपके बचेगा नहीं। लिखो, रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। Was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. From Delhi to Malwa and Gujarat. दिल्ली से गुजरात तथा मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। Was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. तो दिल्ली से मालवा और गुजरात का व्यापार करना है तो कहां पे कब्जा कर लो? कौन से किले पे? रणथंभौर। हम आगे और पढ़ेंगे कि रणथंभौर का किला बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा बना हुआ किला था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ किला था। अबुल फजल कहता है कि बाकी सब किले नंगे, इसने कपड़े पहन रखे यार, दूर से देखने पर ये किला दिखाई भी। फिर अपने किले दुर्गम थे ही, अपने किले कोई जल्दी से किलों को तोड़ नहीं सकता था। अलाउद्दीन का चाचा 2 बार ट्राई करके चला गया था, क्या तोड़ लिया था उसने? तो हर कोई राजा चाहेगा यार मजबूत किला उसके पास में रहे, और कल को उसको जरूरत पड़ जाए तो मजबूत किले में शरण तो ले पाए। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। किसके अटैक हो रहे थे? और मंगोल दिल्ली को घेर लिया करते कई बार। तो अलाउद्दीन को लगता था यार कल को दिल्ली के अंदर घुस गए मंगोल तो मैं जाऊंगा था, इससे अच्छा मेरे पास एक किला हो, उसके अंदर बैठ जाऊं तो मंगोल उसके अंदर तो घुस नहीं सकते। इसका मतलब चित्तौड़ के रणथंभौर के किले का सामरिक महत्व है। कैसा महत्व है? सामरिक का मतलब था लड़ाई, सामरिक का मतलब क्या था? स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है इसके किले की। समर का मतलब था युद्ध। युद्ध के टाइम में कोई किला सबसे अच्छा काम आ सकता था तो कौन सा था? रणथंभौर। उसे लगता था यार कल को मेरा कोई बड़ा युद्ध होगा तो मैं कहां पे जाके लड़ूंगा? रणथंभौर। लिखो, रणथंभौर का किला अपने सामरिक महत्व के लिए जाना जाता था। रणथंभौर फोर्ट वाज फेमस फॉर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। रणथंभौर का किला सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। रणथंभौर फोर्ट वाज फेमस फॉर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। किसके लिए प्रसिद्ध था? फिर और सबसे बड़ी बात
कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का चाचा 2 बार हार के गया था, क्या वो बदला लेना पसंद नहीं करेगा? लिखो, अमीर ने जलालुद्दीन खिलजी के 2 आक्रमण विफल कर दिए थे। अमीर ने जलालुद्दीन खिलजी के 2 आक्रमण विफल कर दिए थे। अमीर फेल्ड 2 अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अमीर मेड अनसक्सेसफुल 2 अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अमीर ने जलालुद्दीन खिलजी के 2 आक्रमणों को विफल कर दिया था। अमीर फेल्ड 2 अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के 2 आक्रमणों को विफल कर दिया था, अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। सो अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। अतः अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। सो अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। भाई मैं बदला लूंगा इस बात। फिर एक बड़ी चीज हुई, 1299 में अलाउद्दीन गुजरात पर आक्रमण करता। कहां पर अटैक करता? उसने जब गुजरात पर अटैक किया तो गुजरात को जीतने के बाद में जब धन लूटा उसने खूब सारा, धन को लूटने के बाद धन का बंटवारा कर रहे थे, अपने सेनापतियों को दे रहा था, भाई इतना तू ले ले, इतना तू ले ले, इतना तू ले ले। तो उसके 2 सेनापति नाराज हो गए। एक सेनापति का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था सेनापति का? और एक सेनापति का नाम था के हबरू। कौन कौन से 2 सेनापति? मोहम्मद शाह और के हबरू नाम के उसके 2 सेनापति थे। ये दोनों नाराज हो गए। किस बात को लेके? धन के बंटवारे को लेके। किस बात को लेके? उनका कहना था कि हमें धन क्या मिला है? कम मिला, कम धन मिला। हुआ क्या था कि 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी यहां का राजा था, राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जब राजा हुआ करता था, उस टाइम मंगोलों ने एक भारत पर बहुत बड़ा अटैक किया। मंगोलिया देश के लोगों क्या बोलते थे? मंगोलों ने एक बहुत बड़ा अटैक किया, लेकिन उसमें जलालुद्दीन जीत गया। और जलालुद्दीन ने जीतने के बाद में 4000 मंगोलों को गिरफ्तार कर लिया। उन 4000 मंगोलों को कहा, भाई तुम्हारे सामने 2 शर्त है, या तो मुसलमान बन जाओ वरना सबको मार दूंगा। तो 4000 मंगोल बन गए मुसलमान। उनको कहा जाता था नवीन मुसलमान। क्या बोलते थे? नए नए मुसलमान बने थे। और उन 4000 मंगोलों के लिए दिल्ली में कॉलोनी बनाएगी मंगोलपुरी। कौन सी कॉलोनी थी? आज भी है, आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी नाम की एक कॉलोनी है। अब जलालुद्दीन की टाइम की घटना है। घटना कब की? 1299 में अलाउद्दीन कहां पर अटैक करने के लिए जा रहा है? गुजरात। तो मंगोलों को भी लेके गया, भाई तुम भी चलो मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए। मंगोलों के 2 सेनापति थे जिनके नाम थे मोहम्मद शाह और केव। तो वहां पे जब धन के बंटवारे में इनको कम धन मिला तो इनको ये लगा कि यार अपने नए नए मुसलमान बने हैं ना, इसलिए अलाउद्दीन भेदभाव करता है। अलाउद्दीन ने अपने बाकी मुसलमान सेनापतियों को तो रुपए ज्यादा दिए और हमें रुपए कम दिए। तो उसने कहा यार इसका मतलब तू हमें मुसलमान नहीं समझता, जबकि हम 3 साल पहले मुसलमान बन गए थे। इस बात को लेकर उनके अलाउद्दीन से तनातनी हो गई और अलाउद्दीन ने जो पैसे उनके पास भेजे उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब अलाउद्दीन ने पैसे भेजे लेने से मना कर दिया, ये अलाउद्दीन की आज्ञा का उल्लंघन है। और राजा की आज्ञा के उल्लंघन का मतलब होता था फांसी। तो उनको पता था कि यार मारेगा राजा, तो उनको लगा यार कहां जाए, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो ये दोनों भाग के आगे हमीर के पास। और हमीर को आगे कहा कि भाई हमीर, हम अलाउद्दीन से झगड़ा करके आए, क्या तू हमें शरण दे सकता है? और अपने राजस्थान में कहते थे भाई शरणागत की रक्षा करना धर्म है, अपने आप में आदर्श है, कर्तव्य है। हमीर ने कहा जाओ। तो उसने कहा देख लेना यार अलाउद्दीन के खिलाफ शरण देनी पड़ रही। उसने कहा कोई नहीं, तुम तो आओ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, बात का बाद में देखेंगे। तो हमीर ने 2 सेनापतियों को शरण दे दी थी। कौन कौन से 2 सेनापति? किसके खिलाफ विद्रोह करके भागे? देखो, हमीर ने अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर ने अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर के वसाइलम, हमीर के वसाइलम to 2 rebels of अलाउद्दीन, to 2 rebels of अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों को शरण दी थी। वसाइलम to 2 rebels of अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों को शरण दी थी। नाम लिख लो, क्या क्या नाम, इनके दोनों का नाम लिख लो। मोहम्मद शाह और के हबरू। कौन कौन से 2 विद्रोहियों को शरण दी बताओ दे? मोहम्मद शाह और के हबरू। अब अलाउद्दीन को गुस्सा है। अलाउद्दीन को लगा यार मेरे 2 सेनापति भाग के किसके पास गए? हमीर। और हमीर ने उनको शरण और दे दी। तो इनसे गुस्सा तो ही रखा था कि यार एक तो मेरे रुपए ठुकरा दिए, रुपए ठुकरा के उल्टा भाग और गए यहां से, और भाग के भी मेरे दुश्मन के पास गए, हमीर के पास और गए। और फिर उस समय ऐसी कई खबरें और थी कि अलाउद्दीन की एक बेगम थी चिमना बाई।
क्या नाम था? और कई लोगों ने साहब अलाउद्दीन को बताया था कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है, वैलेंटाइन डे की गिफ्ट भेजता रहता वो उधर। तो अलाउद्दीन ने लगता मैं पैसे दूंगा अपने घर गिफ्ट भेज देगा। तो अलाउद्दीन ने कहा थोड़ी दो वहां से पैसे था, गिफ्ट थोड़े कम ही भेजे उधर अपने। तो अलाउद्दीन और खार खाया हुआ था इन बातों से और उसकी नाराजगी थी, और उसने हमीर को मैसेज किया कि भाई हमीर, मेरे 2 बंदे तेरे पास आ रखे हैं। तो हमीर ने कहा हाँ, ये मेरी शरण के अंदर आए हुए। तो कहा इनको वापस मेरे को सौंप दे। उसने कहा नहीं यार, शरणागत की रक्षा करना राजस्थान की धरती का आदर्श माना जाता है, और ये मेरे शरण में आए हुए वापस कैसे दे सकता हूं? उसने कहा भाई सेंटी मत हो यार, ऐसे नहीं करते यार, आगे तो आगे। अब मना कर दे तो इनको कि मैं नहीं रखूंगा, पहले हाँ भर ली, अब कहते मैं नहीं रखूंगा। उसने कहा नहीं, एक बार कमिटमेंट करने के बाद तो मैं खुद की नहीं सुनता। तो अलाउद्दीन ने कहा बाद में हमला करूंगा। उसने कोई बात नहीं, तेरा चाचा भी तो 2 बार करके गया था, तू आ जाए इधर हमले में तो क्या पार पड़ेगी। तो उधर से अलाउद्दीन हमला करता। लिखो अलाउद्दीन के सेनापति, या ऐसे लिख लो, सुनो देखो, दोनों तरफ के सेनापति लिख लेते हैं। सेनापति लिख के एक तरफ लिख लेते हैं अलाउद्दीन, एक तरफ हमीर, दोनों के सेनापतियों को पता चल जाएगा ना, वो कारण हो गए खत्म। अगली बातें लिखते हैं, सेनापति एक तरफ लिख लो अलाउद्दीन, कमांडर्स है ना, सेनापति कमांडर्स। अलाउद्दीन की कौन कौन थे, हमीर की कौन कौन थे, दोनों साइड के लिख लो। कौन कौन है अलाउद्दीन के सेनापति बताओ देखे? नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान। हमीर के कौन कौन है? भीम सिंह और उधर वाले पक्के याद रखना, इधर वाले याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। कौन कौन है? नुसरत खान, उलूग खान, क्या के नाम दोबारा लो? नुसरत खान, उलूग, दोनों में से ऊपर ऊपर वाले देश के काम आए थे। उधर से अलाउद्दीन की तरफ से कौन सा सेनापति मरा था? नुसरत खान। इधर से कौन सा सेनापति? लिख लो, नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड व्हाइल फाइटिंग। जैसे नुसरत खान पक्का याद रखना, पूछते हैं रणथंभौर के आक्रमण में अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मरा था, तो कौन सा सेनापति मरा था? नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड व्हाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए, अलाउद्दीन को समाचार मिला गया नुसरत खान गया, नुसरत खान तो मर और गया अपनी लड़ाई में, तो अलाउद्दीन खुद आ गया, बड़ी सेना लगी। पहले अलाउद्दीन नहीं आता, नुसरत खान के मरने के बाद अलाउद्दीन खुद आ जाता है। अब किले के चारों तरफ घेर के बैठ गए। हमने पहले ही पढ़ा था, किला इतना ऊंचा था कि किले के अंदर चढ़ना संभव जब तक किले के गेट ना खुले। गेट खोले कैसे? गेट के लिए तो आपको इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अगले तो गेट खोलेंगे नहीं, वहां पास में जाके गेट को आपको तोड़ना पड़ेगा, और इतनी आपकी पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो अगले ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हुए। तो अलाउद्दीन को समझ में आ गया थोड़े दिन के अंदर कि किले का घेरा तो टूटेगा नहीं, किला तो आपने नहीं तोड़ पाएंगे। तो अलाउद्दीन को लगा कि यार जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो डिब्बा चलाना चाहिए, डिब्बे के नीचे आग लगानी चाहिए ना, तो घी गर्म हो जाएगा तो आ जाएगा ना, फिर टेढ़ी से भी नहीं निकलता, सीधी से नहीं निकलता ना, तो टेढ़ी से भी नहीं निकलता, डिब्बे के नीचे लाई लगानी पड़ती है बाद में। तो अलाउद्दीन को लगा यार क्या किया जाए। तो अलाउद्दीन में यूं जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था, और उसने 2 बंदों को अपनी तरफ मिलाया, रतिपाल और रणमल। कौन कौन 2 बंदे थे? एक का नाम रतिपाल और एक का नाम क्या? ये दोनों हमीर के बंदे थे। इनको अपनी तरफ मिला, इनको अपनी तरफ मिला के कहा कि यदि तुम मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दोगे तो मैं हमीर को मारने के बाद में तुम्हें राजा बना दूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो बताओ कौन सा रास्ता है। तो इनका रास्ता तो ही नहीं। अरे क्या ऐसे नहीं करते यार, बताओ कौन सा है। तो इन्होंने कहा रास्ता तो कोई नहीं है, एक तरीका, किले के गेट खुलेंगे तब अंदर घुस सकते हो। तो गेट कब खुलेंगे? कि गेट तब खुलेंगे जब अंदर का अनाज और पानी खत्म हो जाएगा। जब तक किले में अनाज और पानी का स्टॉक है तब तक तो गेट खुलेंगे। अनाज और पानी खत्म होगा तब भूखे और प्यासे मरेंगे, तब तो गेट खोलने पड़ेंगे। तो उसने कहा अंदर स्टॉक कितने साल का है? तो उसने कहा भाई 2-2.5 साल का तो स्टॉक पक्का है। तो अलाउद्दीन ने कहा यार तुम मजाक कर रहे हो, देखो ऐसे नहीं करते, सियाने बच्चों की तरह बता दो हर कोई तरीका। तो उन्होंने कहा एक तरीका है, किले की सारी पब्लिक हिंदू है, यदि अनाज और पानी के अंदर गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए तो इनमें से कोई टच ही नहीं करेगा, नहीं तो पानी पिएंगे और ना ये अनाज खाएंगे, और बाद में इनको निकलना ही पड़ेगा बाहर, इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अलाउद्दीन ने कहा ये काम कौन करेगा? तो जब राजा हम बन रहे हैं तो हम ही करेंगे।
तो अलाउद्दीन उनको गाय कटवा के दी, वो अंदर के बंदे थे, उन्होंने अंदर ले जाके किले के जहां पानी था वहां पे तो मिला दिया गाय का खून, और जहां पे पड़ा था अनाज वहां मिला दी गाय की हड्डियां। अब रात के टाइम में वो तो अपना कांड कर गए। सुबह जब जनता उठी, जाके देखा कि भाई तालाब के पास में तो गाय की हड्डियां पड़ी है, खून ही खून हो रखा उसके अंदर। समझ में आया कि भाई रात को कुछ ना कुछ यहाँ पे तो हो गया। और अब सैनिकों ने कहा कि भाई ये पानी तो हम नहीं पियेंगे, ना ही ये अनाज खाएंगे। अब एक ही तरीका है कि आप भूखे और प्यासे मरो, इससे अच्छा है कि आप अब तो लड़ाई कर लो, किले की गेट खोलो, किले गेट खोल के लड़ाई कर लो। पर लड़ाई करेंगे तब तो दुश्मन ज्यादा और अपने कम है। और कम ज्यादा भी कितना कि दुश्मन की संख्या 1 लाख, आपके फौजी कितने, 12,000, 8,000, 10,000 ऐसे फौजी हुआ करते थे। अब 8,000 को आप 1 लाख से लड़ाओगे तो कितने ही बहादुर होंगे तो भी मरेंगे, है ना, कोई तरीका बाद में बचता तो नहीं है। तो ऐसी लड़ाइयां जिनमें दुश्मन की संख्या ज्यादा होती, अपनी सेना कम होती, ऐसी लड़ाइयां जिनमें पक्का था कि हारेंगे, उन लड़ाइयों को बाद में बोलते साका। उन लड़ाई में क्या बोलते थे कि भाई बाहर गेट खोल के जाना ही पड़ेगा, अब और कोई तरीका अपने पास में नहीं बचा, लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर अपने तो पक्का ही मरेंगे सारे के सारे। तब उसको जो लड़ाई करने के लिए जाते उस लड़ाई क्या बोलते, साका। अब जब सारे मर जाएंगे, जितने सैनिक है सारे के साथ लड़ते हुए मर जाएंगे, पीछे बचेगी कौन, महिलाएं और बच्चे। अब ये जो आक्रमण होने लगा था, इनमें एक दिक्कत ये थी, भारत में पहले भी लड़ाइयां हुआ करती थी, लेकिन पहले लड़ाइयों में यह था कि राजा राजा के बीच में लड़ाई हुई, एक राजा हार गया या एक राजा मर गया तो दूसरे वाला जीतने वाला जो राजा था वो परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। राजा का परिवार उसको साइड में भेज देते, कहते भाई इस किले में नहीं रहने देंगे, किला हमारा है। राजा का परिवार और कोई गांव में जाके रह जाता, रिश्तेदारों के रह जाता, लेकिन महिलाओं बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार। अब बीच में ये जो टाइम आया था 700 के बाद वाला, इसमें ये लफड़े थे। ये तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे जल्दी था कि जैसे ही महिला और बच्चे मिले इनको उठा लो, और महिलाओं बच्चों को या तो महिलाओं को बलात्कार करके फेंक दिया जाए, या रखेल बना ली जाए, या दिल्ली में ले जाके बेच दिया जाए, बच्चों से नौकरी करवा ली जाए, दास बना लिया जाए। ये सिस्टम बड़ा अजीब सा था। तो लगा कि यार जब सारे पुरुष बाहर लड़ते हुए मारे जाते हैं तो महिलाओं बच्चों को तो उठा के ले जाएंगे, इनका क्या किया जाए। फिर हम एक नया तरीका लेके आए, महिलाएं और बच्चे सारे उस लड़ाई से पहले ही अग्नि के अंदर जल जाया करते थे। इसको बोलते जोहर। क्या बोलते हैं, महिलाएं सारी की सारी जोहर कर लिया करती। पुरुष जब जोहर हो जाता उसके बाद कि भाई अब महिलाएं तो सारी जल गई, उसके बाद सारे पुरुष पहनते केसरिये कपड़े। कैसे कपड़े पहनते, और केसरिये कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। केसरिये कपड़े पहन के लड़ने के लिए जाते इसलिए क्या बोलते। अब एक तो आपको पता है कि अपने जिंदा वैसे ही नहीं बचेंगे, अपना अंतिम लड़ाई है। फिर आपको यह भी पता है कि ये जो बंदा जिससे हम लड़ने जा रहे हैं, इसकी वजह से अपना पूरा परिवार मर गया, इसकी वजह से आज हम मर जाएंगे। और बंदे को जब ये पता चलता है ना कि ये मेरा अंत है, तब बंदा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके ही मरता है। इन साकों के रिजल्ट बड़े भयंकर है। साकों के रिजल्ट वैसे कि अपनी तरफ के लोग मरे 8,000 लड़े, 8 के 8,000 मर गए। सामने की साइड से 32,000, 38,000, 42,000 साकों के रिजल्ट वैसे हैं। और ये मैं कहता हूं ये खुद पे भी लेके देख लो। आप अकेले हो, सामने यदि 5 बंदे आ गए और आपको लगेगा कि ये अपने को मारेंगे, आपका पहला प्रयास रहेगा कि 2-3 को तो लेके मरूं। भाई मैं तो मर ही रहा हूं, मैं तो जाऊंगा जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो कम से कम इनके भी 2-3 तो ले। ये जो लड़ाइयां होती, लड़ाइयों क्या बोलते थे, तो साक्य में एक तो होता है जोहर और एक क्या होता है, तो पुरुष तो क्या करते हैं, सॉरी महिलाएं तो करती है जोहर, और पुरुष क्या करते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कई बात समझो। तो ये 1301 में रणथंभौर में अपने साकार किया गया। क्या किया गया, लिखो 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी, 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर, रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर। अरे लिख तो सब आ जाएगा। रणथंभौर में साका किया गया। यह है राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। हमीर की रानी थी, उसका नाम था रंग देवी। क्या नाम था, देखो हमीर की रानी रंग देवी ने जोहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जोहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जोहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जोहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जोहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जोहर। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया।
केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। अलाउद्दीन ने रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभोर। अलाउद्दीन ने रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभोर तथा उलूग खान को रणथंभोर सौंप दिया। सेनापतियों में नाम लिखा है ना हमने एक, उलूग खान, तथा उलूग खान को रणथंभोर सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान, तथा उलूग खान को रणथंभोर सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर रणथंभोर टू उलूग खान, तथा उलूग खान को रणथंभोर सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर रणथंभोर टू उलूग खान। किसको सौंप दिया? अमीर खुसरो साथ में आया हुआ था। अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। किसका घर हो गया? अच्छा, मुसलमान राजा जो कि नॉन मुस्लिम हुआ करते उनको बोलते काफिर। क्या बोलते? इतने दिनों तक जो काफिरों का घर था या जो कुफ्र का घर था वो अब किसका घर हो गया? इतने दिनों तक इस्लाम के पास नहीं था, अभी किसके पास आ गया? इस्लाम। लिखो, अमीर खुसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के अनुसार अमीर खुसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, इन्वर्टेड कोमा लिखो, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। अब तक जो नॉन मुस्लिम के पास था वो किसके पास में आ गया? इस्लाम के पास आ गया। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। फिर लाइन छोड़ के लिखो, अमीर खुसरो ने रणथंभोर के जौहर का भी वर्णन किया है। अमीर खुसरो ऑल्सो डिस्क्राइब जौहर ऑफ रणथंभोर। अमीर खुसरो ने रणथंभोर के जौहर का भी वर्णन किया है। अमीर खुसरो ऑल्सो डिस्क्राइब जौहर ऑफ रणथंभोर। रणथंभोर के जौहर का भी वर्णन किया है। ऑल्सो डिस्क्राइब जौहर ऑफ रणथंभोर। रणथंभोर के जौहर का भी वर्णन किया है। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। कौन सी भाषा में? अमीर खुसरो की पुस्तक लिखो, कौन सी बुक के अंदर वो ये सब बातें लिखता है? बुक का नाम है खजाइन उल फुतूह। क्या नाम बुक का? खजाइन उल फुतूह। या इसी बुक का एक नाम और है तारीख अलई। दोनों नाम लो। अमीर खुसरो की पुस्तक लिख के बॉक्स में बंद कर लो। क्या नाम बुक का बताओ देखे? खजाइन उल फुतूह है। इसी का एक और नाम क्या है? तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, अलाई का मतलब अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का इतिहास बताने वाली किताब कौन सी है? खजाइन उल फुतूह है। का तारीख है अलाई। अमीर खुसरो की वह किताब जो जलालुद्दीन के हमलों के बारे में बताती है मिफ्ताह उल फुतूह है। वह किताब जो अलाउद्दीन के हमलों के बारे में बताती है खजाइन उल। याद रहेगा ना? दोनों नाम बोलो देखे, मिफ्ताह उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? किसकी किताब है? क्या नाम है? मिफ्ताह उल फुतूह और खजाइन उल फुतूह। कौन सी किताब किसके बारे में बताती है? मिफ्ताह उल फुतूह है जलालुद्दीन के बारे में। खजाइन उल फुतूह है कौन सी किताब का नाम? तारीख अलाई भी है, खजाइन उल फुतूह है। और जानकारी किसकी है? अलाउद्दीन। जलालुद्दीन की जानकारी किसमें? मिफ्ताह उल फुतूह। हसन निजामी की किताब ताज उल मासिर। और अमीर खुसरो की दोनों मिफ्ताह उल फुतूह है और खजाइन उल।
याद रह जाएगी बातें। तो अमीर खुसरो इसके अंदर अपनी सारी बातें, जितनी बातें अमीर खुसरो वाली पढ़ी वो इस किताब के अंदर मिल जाती है, याद रहेगी। चलो और सुनो, देखो एक हेडिंग डालो, लिखो देवल दे, इसी में एक हेडिंग डालो देवल दे। लिखो यह हमीर की बेटी थी, सी वो डॉटर ऑफ हमीर, यह हमीर की बेटी थी, शी वॉज डॉटर ऑफ हमीर। क्या थी? अब देखो सुनना एक बात, अपने साके करते, साके में दो चीज होती, साके में एक होता जोहर और एक क्या होता। अच्छा मैंने बताया भाई जोहर का मतलब तो महिलाएं सारी अग्नि स्नान कर लिया करती, आग में बैठ के जल जाती, इसको तो क्या बोलते जोहर। पुरुष केसरिया कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते तो उसको क्या बोलते केसरी। अच्छा महिलाएं जब जलती तो उनके साथ में छोटे बच्चे, बहुत छोटे माइनर जो बच्चे होते वो साथ में जल जाया करते थे। बड़े जो बच्चे होते वो लड़ने के लिए बाहर जाते, 12-13 साल से बड़ा जो भी होता वो लड़ने के लिए सब बाहर जाया करते थे। बहुत छोटी लड़कियां तो माँ के साथ में जल जाती। 12-13 साल से बड़ी जो लड़कियां होती जो शादी योग्य होती पर किसी भी कारण से उनकी शादी अभी तक नहीं हुई, तो भाई घर वाले सोच रहे थे ब्याह करेंगे, इतने में हमला हो गया, तो उन लड़कियों को अपने किलों में सब में गुप्त रास्ते हुआ करते, किसी बुआ मामा के पास भेज दिया करते। कुंवारी लड़कियों को जौहर नहीं करवाते तो उनकी बाद में शादी करते, बुआ मामा के पास भेज देते। यह हमीर की बेटी थी 15-16 साल की और शादी नहीं हो रखी थी, और इस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना भयंकर था बाहर से कि बाहर निकालने का भी इनके पास में कोई भी रास्ता नहीं था। फिर इनको पता भी नहीं था कि अचानक विश्वासघात होकर अपने किले का पानी खराब हो जाएगा, तो अचानक से घिर के रह गए। अब जो सुबह सुबह ये समाचार लेके आए लोग कि किले का पानी खराब हो गया और किले का अनाज भी खराब हो गया, और कहा अमीर को आके कि भाई ये कंडीशन है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अमीर ने कहा चलो मैं सोच के बताता, और हमीर जाके अपने कमरे में जाके बैठ गया। 2-3-4 घंटे बीत गए, हमीर अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, लोगों ने सुबह सुबह सूचना दे दी लाके। तो हमीर के जो सैनिक थे वो हमीर की रानी के पास में, रानी का नाम क्या है रंगदेवी, रंगदेवी के पास है, रंगदेवी को आग का कि रानी रंगदेवी किले का पानी खराब हो चुका है, किले का अनाज खराब हो चुका है, अब हमारे पास में साके के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, भूखे और प्यासे मरे इससे अच्छा है दुश्मन को 2-2 हाथ दिखा के मरे, मरना ही है तो लड़ाई के अंदर मरे। तो अब हमने हमीर को यह बात सुबह आके बता दी, हमीर ने कहा कि मैं निर्णय सोच के बताता हूं आपको, लेकिन हमीर की तरफ से कोई निर्णय नहीं। तो रानी क्या हुआ, क्या तुम्हारा पति युद्ध नहीं करना चाहता, जो भी डिसीजन है कम से कम हमें बताओ तो सही। तो रानी को बड़ा बुरा लगता है, रानी लगता है यार मेरा पति मतलब युद्ध करने से कतरा रहा है। रानी हमीर के पास गई, उसने हमीर को जाग कहा इन नपुंसकों की तरह अंदर बैठे रहने से क्या होगा, तुम इतने कायर और डरपोक हो सकते हो तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, और तुम इसे अंदर आके कैसे बैठ सकते हो। अंदर प्रजा भूख से प्यास से मर रही है, तुम्हारे एक निर्णय का इंतजार कर रही है कि तुम लड़ाई का कहोगे या नहीं कहोगे, जो भी कहना जाके कहो, और कहना है क्या लड़ाई करनी है। सब महिलाएं जोहर की तैयारी कर रही है, पुरुष सब केसरिये कपड़े लेके केसरिये की तैयारी कर रहे हैं, सबने हथियार तैयार कर लिए, और तुम बिना सोचे विचारे चुपचाप अंदर आके बैठ गए। इतना डर लगता है तो अंदर बैठे रहो, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, मैं लड़ाई कर लूंगी, और तुम्हें कोई चूड़ियां वूड़ियां भेजनी हो तो अंदर और भेज देती हूँ। अमीर को कई डायलॉग सुना है, अमीर ने बेचारे डायलॉग सुने, डायलॉग सुनने का चिल बेबी चिल, बैठ जा। और अमीर ने कहा मुझे मरने वरने की चिंता ही नहीं है, ऐसी बातों से तो मैं डरता ही नहीं हूं, मैंने मरने री चिंता नहीं कंवरी री चिंता साड़ा है, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुंवारी लड़की की चिंता है। इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला ना हो सके, इस हालत में तो इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, कुंवारी कन्या इतना जोहर री सेज ना सोई सके, ये कुंवारी है इसलिए इसको जोहर भी नहीं करवा सकते, इसका क्या करेंगे। अब देवल ने इतनी देर तक, रंगदेवी ने इतनी देर तक अपनी बेटी के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब उसके दिमाग में कि हाँ यार जो अपने सारी महिलाएं जोर कर लेगी, अमीरन सारे पुरुष केसरिया कर लेंगे, देवल दे को तो न जोर करवा सकते अपने, तो इसका क्या होगा, अलाउद्दीन उठा के ले जाएगा। अब वही बैठ के सोचने लगी अब क्या किया जाए। ये बात देवल दे को पता चली कि मेरे पिता मेरी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मेरे पिता मेरी वजह से सेना को निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, मेरे पिता मेरी वजह से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने पिता के पास गई, उसने कहा कि यदि राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की रक्षा में मैं किसी भी प्रकार से आड़े आती हूँ, कर्तव्य का पालन करने में मैं बीच में आ रही हूं तो मार दो, जोहर नहीं करवा सकते तलवार से काट दो वैसे। पर एक पिता अपनी पुत्री को तलवार से भी कैसे काट दे। कहता है हमीर ने तलवार उठाई लेकिन वो लड़खड़ा के गिर जाता है, अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर वो लड़की खुद रणथंभौर के किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था उसके अंदर कूद जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। भगवान जाने किताब वालों को किसने कहा कि जल जोहर था।
अपनी सारी किताबों में लिखा हुआ रणथंभौर के किले में क्या किया गया था? जोहर का मतलब ही अग्नि स्नान होता है। जोहर का मतलब ही क्या होता है? आज दिन तक आपने कभी जोहर नाम सुना होगा तो अपने दिमाग क्या था? जोहर की ज्वालाएं। कभी ऐसा सुना जोहर की लहरें? कि जोहर की लहरें ऊपर ऊपर उठ रही थी? हमेशा था भाई जोहर की ज्वाला धधक रही थी और धधकती हुई ज्वाला के अंदर महिलाएं कूद गई थी। कभी सिंगल बार ऐसा आया कि पानी शांत शांत सा था, महिलाएं ज्यादा कि उसके अंदर कूदी और बाद में लहरें ऊंची नीचे होने लग गई थी? ये अपने किताब वाले ढंग के भूंगल है जिन्होंने इसको जल जोहर लिखना शुरू कर दिया। बाकी ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है। लिख लो। देखो, इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। वो जो तालाब था उसका नाम क्या था? इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पॉन्ड। पद्म तालाब में कूदकर क्या कर ली थी? आत्महत्या। किसने? देवल। क्वेश्चन लिख लो जल जोहर, ताकि आपके भी दिमाग में रहे, वरना फिर कई टाबर पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट बात तो लिखवाई नहीं आपने। अच्छा, विश्वासघात करने वाले दो आदमी कौन कौन थे? लाइन छोड़ के लिख लो। रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया था। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। कौन कौन विश्वासघात करते हैं? रतिपाल और रणमल। ये हमीर की पॉलिटिकल बातें, लड़ाइयां करनी सारी पॉलिटिकल में आती। अब